Hello, beta. So let's start today's new chapter, that is cell, the structural and functional unit of life. यूनिट थर्ड बेटा स्टार्ट कर दी है हमने. हमारी फर्स्ट 2 यूनिट्स कंप्लीट हो गई हैं. तो सेल एज अ यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो बेटा सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन जो क्लियर होनी चाहिए. ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, ठीक है ना. तो पहले कुछ थ्योरी वाली बातें जो हैं समझने वाली वो समझ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक टर्म है यहाँ पर साइटोलॉजी. साइटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ सेल, ठीक है ना, जो कि दो ग्रीक वर्ड से बनी है. काइयोस का मतलब सेल, लोगस मतलब स्टडी. दैट मीन्स स्टडी ऑफ सेल. सेल्स की स्टडी को बोला जाता है साइटोलॉजी, ठीक है ना. इसके अंदर क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. इस साइटोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर हम लोग सेल स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शन को स्टडी करते हैं, ठीक है ना. तो सेल को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर, ठीक है ना. तो इसको थिक कंपार्टमेंट्स दिखे थे स्लाइस ऑफ कॉर्क के अंदर. इसने सेल वॉल जो है बेसिकली ऑब्जर्व की थी. तो उसके बाद हम एंटन वॉन लेवन हुक जो पर्सन था, इसने सबसे पहले जो ये ऐसा पर्सन था जिसने फ्री सेल्स को देखा था, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. फ्री सेल्स को देखा था इसने, ठीक है ना, और इसने नाम दिया था उन सेल्स को वाइल्ड एनिमैक्यूल्स, ठीक है जी. खैर ये तो थी हिस्ट्री की बातें. हमारा मेन कंसर्न है सेल थ्योरी, ठीक है ना. सेल थ्योरी सबसे पहले एक सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, एक जनरल आइडिया दिया गया. एच जे ड्यूटोचैट ने 1824 के अंदर दिया था, ठीक है ना, जिसके अगेंस्ट जो अगेंस्ट कह लो या कह लो, जो कि कंप्लीट थ्योरी नहीं थी. फिर उसके बाद हमारे पास दो साइंटिस्ट आए, जर्मन साइंटिस्ट. एक बॉटनिस्ट था उनमें से एमडे श्लीडन 1838, एंड एक zoologist था टी श्वान, ठीक है ना. तो श्लीडन एंड श्वान थ्योरी भी बोला जाता है. इन्होंने थ्योरी दी सेल के रिगार्डिंग. इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है ना. इन्होंने ये कॉन्सेप्ट पे बात की. श्लीडन एंड श्वान ने जो सेल थ्योरी दी, उनका मेन कॉन्सेप्ट था सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स के साथ बने हुए हैं, ठीक है ना. और इन्होंने एक और कहा कि द न्यू सेल अराइज फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय बडिंग, ठीक है ना, कि जो नए सेल्स होते हैं वो न्यूक्लियस में से बनते हैं, ठीक है ना, बडिंग टेक्निक यूज करके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज करके, ठीक है ना. तो अब इस थ्योरी के अगेंस्ट बहुत लोगों ने विद्रोह किया. क्या था वो चीज कि इस थ्योरी के अंदर कुछ एक्सेप्शंस थे, कुछ लिमिटेशन थी. पहली, इन्होंने कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के साथ बने हुए हैं, ठीक है ना. तब अगर हम बात करें वायरस की, अब वायरस ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है, ठीक है ना. वो ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है. वो लिविंग थिंग की तरह भी बिहेव करता है, नॉन लिविंग थिंग की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है ना. लिविंग थिंग की तरह बिहेव करेगा अगर वायरस किसी लिविंग होस्ट के अंदर होगा, तो वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है. फिर वो खुद को डिवाइड भी करता है, ठीक है जी, न्यूट्रिशन भी एक्वायर करता है, फिर सब कुछ करता है. लेकिन अगर वायरस किसी होस्ट के बाहर प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो फिर वो नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना. वायरस इज नथिंग मोर देन योर पेन, ठीक है ना. आपके हाथ में पेन होगा, अगर वो वायरस किसी होस्ट की बॉडी के बाहर है तो वो बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव करेगा. कोई उसमें न्यूट्रिशन नहीं, कोई उसमें डिवीजन नहीं, ठीक है जी, कोई उसमें डाइजेशन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ना. लेकिन अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, फिर वो लिविंग थिंग की तरह बिहेव करता है. तो वायरस को अब वायरस सेल्स के लॉस को फॉलो करता भी है, नहीं भी करता. तो वायरस को किस वायरस तो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है ना. उसके बाद अगली चीज आ गई विरियोइड्स एंड प्रायोन्स, ठीक है ना. अब ये विरियोइड्स जो होते हैं एंड प्रायोन्स जो होते हैं, ठीक है ना, ये वायरसेस से भी छोटे पैथोजेनिक सेल्स होते हैं, ठीक है ना. कि और इनका काम क्या होता है, दे एक्ट एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ठीक है ना. और या यू कैन से सब सेलुलर इन नेचर, ठीक है ना. ये जो वायरस है, विरॉइड हैं चाहे प्राइऑन्स हैं, ये तीनों पैथोजेनिक होते हैं नेचर में, पहली बात. दूसरी बात ये कि ये एक लिविंग सेल के अंदर रहते हैं, ठीक है ना.
हमने मान लिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है ना। लेट्स सपोज कि ये एक लिविंग सेल है, ठीक है ना। अब ये तो एक लिविंग सेल हो गया, ये एक लिविंग बॉडी होगी, लेकिन वायरस इसके अंदर रह रहा है। एक सेल के अंदर जो है वायरस सरवाइव कर रहा है। लेट्स सपोज वायरस इस सेल के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है ना, इस सेल के अंदर प्रेजेंट है, एंड इट इज एक्टिंग एज अ पैरासाइट, ठीक है ना, जो इस सेल का नरिशमेंट, इस सेल से नरिशमेंट एक्वायर कर रहा है, ठीक है ना। तो जो ये वायरस है, ये हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स जो ड्रॉ किया है, ये जो वायरस है ये सब सेलुलर हो गया, यानी कि ये पैरासाइट की तरह एक्ट कर रहा है, दूसरे सेल्स के अंदर रहता है, ठीक है ना। तो ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहा। उसके बाद हमारे पास सेल थ्योरी के अंदर मॉडिफिकेशंस की गई, ठीक है ना। मॉडिफिकेशंस क्या थी? मॉडिफिकेशंस की गई बेटा, मॉडिफिकेशन की रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है ना। रुडोल्फ विर्चो ने मॉडिफिकेशन की 1855 के अंदर। उन्होंने प्रपोज किया कि लॉ ऑफ सेल लिनिएज, यानी कि जो सेल्स होते हैं वो सेल्स से ही बनते हैं, ठीक है ना। सेल ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो सेल पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं जब वो डिवाइड करते हैं तब नए सेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस में बडिंग होती है फिर सेल होते हैं, ऐसा नहीं है। पुराने सेल से ही नए सेल्स बनते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट थिंग, ये जो थ्योरी थी जो रुडोल्फ विर्चो ने दी थी, इस थ्योरी को सेल प्रिंसिपल और सेल डॉक्ट्राइन का नाम भी दिया गया। इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स हैं बेटा, लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन सेल्स, ठीक है ना। जो लाइफ है वो सिर्फ सेल्स के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। सेल के बाहर कहीं भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर कोई चीज लिविंग है देन इट मस्ट कंपोज्ड ऑफ सेल। सेकेंड थिंग आ गई, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म डू नॉट सर्वाइव अलोन आउटसाइड द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। अब इस बात को समझने के लिए मैं एक चीज ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सपोज बेटा ये एक सेल प्रेजेंट है हमारे पास, और इस सेल के अंदर यहाँ पर मेरे पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है प्रॉपर, ठीक है ना। ये लेट्स सपोज न्यूक्लियस हो गया और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास लेट्स सपोज कि ये जो स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर मेरे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। सपोज मानकर चलना, ऐसा नहीं होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन हम सपोज करते हैं कि ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना। अगर मैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इस सेल के बाहर निकाल दूं, इस सेल के बाहर निकाल दूं, ठीक है ना, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के बाहर निकलने के बाद जिंदा नहीं रह सकता। कोई भी सेल ऑर्गेनली है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, ठीक है ना, कोई भी सेल ऑर्गेनली हो, गोल्जी अपरेटस हो चाहे, अगर आप उस सेल ऑर्गेनली को सेल के बाहर निकाल दोगे तो वो जिंदा नहीं रहेगी, वो सेल ऑर्गेनली अपना फंक्शन करना बंद कर देगी। सेल ऑर्गेनली फंक्शनल रहती है सिर्फ उस कंडीशन में अगर वो सेल के अंदर प्रेजेंट हो, अदरवाइज प्रोटोप्लाज्म के बाहर अगर निकाल देंगे हम उसको तो वो जिंदा नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो अब आपके मन में एक और क्वेश्चन होगा कि ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो बेटा सिंपल डेफिनेशन है यहाँ पर, साइटोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। और प्रोटोप्लाज्म और क्या होता है, सेल विदाउट सेल वॉल, ठीक है ना। मतलब कि हम सेल वॉल को या सेल मेम्ब्रेन को कंसीडर नहीं करेंगे, हम साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस के कॉम्बिनेशन को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, आई एम सॉरी, इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। क्या था प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म। ठीक है जी, ये बात हो गई है। अब नेक्स्ट थिंग हम करते हैं बेटा, नेक्स्ट चीज आएगी, अगली है सेल नेवर अराइज डी नोवो, द न्यू सेल आर लाइक द पेरेंट सेल इन ऑल रिस्पेक्ट। कहते कि कोई भी सेल खुद ब खुद नहीं बनता, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता कि कुछ कंपोनेंट्स पड़े और वो इकट्ठे होकर सेल बना देंगे, ऐसा नहीं है। सेल हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनेगा, और जैसा जिस सेल, लेट्स सपोज के इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये एक सेल था मेरे पास, ठीक है, ये डिवाइड हुआ, इसने दो सेल नए बना दिए, दो डॉटर सेल्स फॉर्म कर दिए इसने, ठीक है, आफ्टर द डिवीजन प्रोसेस। ठीक है जी, तो बेटा ये जो दो नए डॉटर सेल्स फॉर्म हुए हैं ये अपने पेरेंट सेल के जैसे ही होंगे, अपने पेरेंट सेल से डिफरेंट नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो द न्यू डॉटर सेल्स विल बी लाइक द पेरेंट सेल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ठीक है ना, हर एक तरह से वो अपने पेरेंट सेल के जैसे होंगे। ठीक है जी, अगली चीज आती है बेटा, नेक्स्ट पार्ट इज ऑल सेल्स हैव सिमिलर फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन। जितने भी सेल्स हैं सभी का फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है वो सेम होगा, ठीक है ना, और उनके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं वो भी सेम होंगे। अब ये देखो हर एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन होती है, ठीक है ना, हर एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, हर एक सेल को न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना। तो इसी तरह से हर एक सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है ना, और उनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है। उसके बाद सेल डिस्प्ले होम्योस्टेसिस एंड रिमेन अलाइव। सेल्स जो हैं वो होम्योस्टेसिस डिस्प्ले करते हैं और जिंदा रहते हैं, ठीक है ना। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? होम्योस्टेसिस का मतलब होता है अपने इंटरनल मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करना, ठीक है ना। सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाता है सेल के न्यूक्लियस के द्वारा, ठीक है ना। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सेल के न्यूक्लियस के द्वारा, इस चीज को आप छोड़ दो। एक चीज एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं आपको। नाउ लेट्स सपोज हमारे पास क्या चीज चल रही है, मैंने आपसे कहा कि सेल होम्योस्टेसिस डिस्प्ले करते हैं, ठीक है ना। अब होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? होम्योस्टेसिस का मतलब है कि ये एक सेल है मेरे पास, ठीक है ना, इसके अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होंगे वो सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से ये सेल जिंदा रहेगा। अगर कोई एक मेटाबॉलिक रिएक्शन होने से बंद हो गया, कोई एक मेटाबॉलिक रिएक्शन रुक गया, ठीक है ना, तो इस सेल का जो सर्वाइवल है वो एंडेंजर्ड हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा, ठीक है ना। तो सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन जरूरी हैं, सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन पीसफुली होते रहें, ठीक है ना। एक मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं, सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन जब पीसफुली हों और प्रॉपर प्रोडक्ट्स बन रहे हों, प्रॉपर एंजाइम्स फॉर्म हो रही हो सेल के अंदर, उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि सेल होम्योस्टेसिस शो कर रहा है, यानी कि एक हेल्दी वे में जिंदा रह रहा है, ठीक है ना। अगर कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन रुकता है उस कंडीशन में, फिर सेल की होम्योस्टेसिस जो है वो इंटरप्ट होगी और सेल अलाइव नहीं रहेगा, ठीक है ना। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डीएनए। सेल की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के अंदर स्टोर होगी, ठीक है ना, और एक्सप्रेस करेगी खुद को सेल के अंदर, ठीक है ना। अब इस बात का क्या मतलब है? नाउ लेट्स सपोज बेटा कि सेल का ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है मेरे पास यहाँ पर, और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है मेरे पास जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। नाउ लेट्स सपोज कि इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर, इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर हार्मोन, ठीक है ना। लेट्स सपोज कि इस डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है किसी हार्मोन के प्रोडक्शन की, ठीक है ना। तो वो इंफॉर्मेशन को यूज करके, वो हार्मोन प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन को यूज करके ये पूरा एक पर्टिकुलर सेल क्या सिंथेसाइज करेगा अपनी बॉडी के अंदर, ये अपनी बॉडी के अंदर प्रॉपर हार्मोन जो है वो बनाएगा, ठीक है ना। सेल के जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को यूज करके ही एक सेल जो है कोई प्रॉपर एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन बना सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग आती है बेटा हमारे पास कि डीएनए कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ सेल्स। जो स्ट्रक्चर है सेल का और जो सेल की वर्किंग है वो डीएनए कंट्रोल करता है, ठीक है ना। कैसे कंट्रोल करता है ये चीज डिटेल में आगे करेंगे, लेकिन
इसको समझने के लिए एक चीज हम मान के चलते हैं कि नाउ बेटा लेट्स सपोज कि ये जो सेल मेम्ब्रेन मैंने ड्रॉ की, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन मैंने ड्रॉ की, सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। अगर मैं एक बात करूं कि सेल मेम्ब्रेन कैसे सेल मेम्ब्रेन कौन कौन से कंपोनेंट्स को मिलाकर के बनती है, आंसर होगा फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स ठीक है ना, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स की हेल्प के साथ सेल मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा कि डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, ठीक है ना, और हर एक इंफॉर्मेशन होगी डीएनए के अंदर। अब अगर ये प्रोटीन जो है बनाना है जिससे सेल मेम्ब्रेन बन रही है, अगर ये प्रोटीन सिंथेसाइज करवाना है जिससे सेल मेम्ब्रेन बन रही है, तो इस प्रोटीन के बनने की इंफॉर्मेशन भी कहाँ होगी, डीएनए के पास होगी। अगर डीएनए के पास इंफॉर्मेशन ना हो प्रोटीन सिंथेसिस की, तो फिर तो सेल मेम्ब्रेन फॉर्म ही नहीं होगी, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन ना हो तो फिर सेल का कोई भी पार्ट अच्छे से फॉर्म नहीं होगा। दिस इज व्हाई वी से DNA controls the structure of cell and also the working of cell, ठीक है ना। वर्किंग कैसे इन्फ्लुएंस होगी, अब बेटा मान के चलते हैं हम कि ये एक पर्टिकुलर सेल है और इस पर्टिकुलर सेल ने का फंक्शन है कि इसने प्रोड्यूस करवाना है एक हार्मोन, ठीक है ना। ये सेल एक हार्मोन प्रोड्यूस करवा रहा है, लेट्स सपोज इंसुलिन प्रोड्यूस करवा रहा है ब्लड के अंदर, ठीक है ना। यही सेल परफॉर्म क्या प्रोड्यूस करवा रहा है, इंसुलिन, और इंसुलिन के बनने की इंफॉर्मेशन भी कहाँ होती है, डीएनए के अंदर होगी, ठीक है ना। और अगर डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है इंसुलिन फॉर्मेशन की, तभी ये सेल के पास कैपेबिलिटी होगी कि ये इंसुलिन प्रोड्यूस करवा दे, ठीक है ना। तो वर्किंग ऑफ सेल, अब इस सेल का फंक्शन क्या था, इंसुलिन प्रोड्यूस करवाना, ठीक है ना। तो वर्किंग को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, डीएनए कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर एंड वर्किंग दोनों को ही डीएनए कंट्रोल करता है, ठीक है ना। जो सेल्स कॉन्टिन्यूसली कोई ना कोई प्रोडक्शन कर रहे हो उन केसेस के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट चीज आती है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट चीज है बेटा मेरे पास कि अ सेल इज सेल्फ कंटेन्ड यूनिट, ठीक है ना। सेल्फ कंटेन्ड यूनिट का मतलब क्या, ऑटोनॉमी ऑफ अ सेल इज बिलीव्ड टू बी प्रेजेंट इन डीएनए एंड एक्सप्रेस। इसका मतलब ये है बेटा, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि कोई सेल अगर सिंगल भी प्रेजेंट होगा, सिंगल सेल भी अगर कहीं प्रेजेंट है, बैक्टीरिया सिंगल सेल है, तो वो सिंगल सेल भी इस कैपेबल है कि वो अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस, 10th क्लास में पढ़े होंगे आपने लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है ना, कौन कौन से हैं, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ठीक है ना। तो एक सेल जो है वो अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस अकेले करने में कैपेबल है, वो अकेला ही अपने सभी लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल कर सकता है, इसी वजह से कहा जाता है कि सेल एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है, ठीक है ना। ओके, अब दूसरी बात क्या है कि सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं। उन ऑर्गेनलीज की हेल्प के साथ सेल ने अपने जो फंक्शंस हैं वो भी डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने ये जूनियर क्लासेस में भी ऑफ कोर्स ये बातें सीखी हुई हैं, चलो फिर से एक बार समझा दूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल बेटा, हमारे पास राइबोसोम्स हैं, ठीक है ना। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, राइबोसोम्स का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना। राइबोसोम्स क्या फंक्शन करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना, उसका क्या फंक्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है प्रोटीन मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। उसके बाद अब लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या है, लाइसोसोम्स का फंक्शन आता है डाइजेशन के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग, लेट्स सपोज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आता है बेटा एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर,
एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है ना, एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। और उसके बाद आता है गोल्जी अपरेटस, ठीक है ना। गोल्जी अपरेटस का क्या फंक्शन है? गोल्जी अपरेटस का फंक्शन है पैकिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, पैकिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये सभी फंक्शंस हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट सभी हमारे जो सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेल के सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है, जिस वजह से एक सेल सभी फंक्शन परफॉर्म करवा सकता है। प्रोटीन सिंथेसिस भी करवा रहा है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन भी करवा रहा है, डाइजेशन भी करवा रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन भी करवा रहा है, पैकिंग एंड डिस्पैचिंग भी करवा रहा है, ठीक है ना। तो एक सेल खुद ब खुद अपने सारे काम करने में कैपेबल है, ठीक है ना। तो इसका ऑटोनॉमी का ये मतलब होता है। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है बेटा हमारे पास, अगली चीज आती है बेटा हमारे पास सेलुलर टोटीपोटेंसी। सेलुलर टोटीपोटेंसी, ये जो टर्म है ये दी थी सबसे पहले हैबल एंडट ने, ठीक है ना। सेलुलर टोटीपोटेंसी का क्या मतलब होता है? दैट इज सेल्स हैव द टेंडेंसी और द एबिलिटी टू डिवाइड and redivide and the condition of cell is called totipotent and this phenomenon is called totipotency। मतलब कि the capacity of a cell to divide and kept on dividing, ठीक है ना। मरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा टोटीपोटेंसी होती है क्योंकि वो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। टोटीपोटेंसी का मतलब क्या हुआ? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सेल by virtue of which it can divide अनलिमिटेडली और इनडेफिनेटली, ठीक है ना। इनडेफिनेटली डिवाइड करते रहो, बार 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 डिवाइड करते रहो, ठीक है ना। प्लांट सेल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है टोटीपोटेंसी की, ठीक है ना, अनलिमिटेड डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन एनिमल सेल्स के पास टोटीपोटेंसी की एबिलिटी नहीं होती है। एनिमल सेल्स बार बार डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आप कभी एक ट्री की ब्रांच काट देना, वो ब्रांच दोबारा ग्रो कर जाती है, लेकिन कभी इंसान का हाथ काटोगे तो वो दोबारा ग्रो नहीं करता है, ठीक है ना। तो टोटीपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड अनलिमिटेडली। जब अनलिमिटेड डिवीजन होती है ना सेल्स में, ठीक है ना, तो बार बार डिवीजन होगी और नए नए ऑर्गन्स फॉर्म होते जाएंगे। लेकिन जब सेल्स के पास टोटीपोटेंसी की एबिलिटी नहीं है तो फिर अनलिमिटेड डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन अनलिमिटेड टाइम्स डिवाइड नहीं करेंगे, लिमिटेड टाइम होगा उनके पास डिवाइड करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास अगर हम फोन में रिचार्ज करवाते हैं 100 रुपीज का, तो हमारे पास लिमिटेड टॉक टाइम होता है, एक होता है अनलिमिटेड पैक, जितनी मर्जी बातें करो, ठीक है ना, चलता रहेगा। तो जो अनलिमिटेड टॉक टाइम है दैट इज टोटीपोटेंसी, कि अनलिमिटेड टाइम्स डिवीजन होती रहेगी, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। और जो दूसरा है 100 रुपीज वाला पैक जिसमें 80 रुपीज आते हैं, वो क्या चीज है? वो है बेटा लिमिटेड एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है ना, लिमिटेड टाइम है। चलिए अब नेक्स्ट चीज करते हैं बेटा हमारे पास सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है ना। अब ये क्या चीज होती है सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो? अब याद रखना एक चीज को कि कोई भी सेल डिवाइड क्यों करता है, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा यहाँ पर ये। द क्वेश्चन इज व्हाई अ सेल डिवाइड। कोई सेल डिवाइड करता ही क्यों है, क्या जरूरत है उसको डिवाइड करने की? तो पहला आंसर तो बड़ा सिंपल है कि नए सेल्स तभी फॉर्म होंगे अगर कोई सेल डिवाइड करेगा, ठीक है ना। दैट इज पहला आंसर तो हो गया कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, सेल की डिवीजन इसलिए जरूरी है। लेकिन लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पर एक कंडीशन देता हूँ, ये एक सेल है, ठीक है ना, और इसके अंदर यहाँ पर इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये एक सेल है, ओके, न्यूक्लियस का साइज ये रहा। अच्छा, एक दूसरा सेल ड्रॉ करता हूं मैं, उसके बाद एक सेल ये है, ठीक है ना, और ये रहा उसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज सेम, ठीक है। और एक सेल फिर ये है, ठीक है ना, और ये रहा उसका न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस का साइज उतना ही है। अब ये 3 सेल्स देख रहे हो बेटा आप यहाँ पर, ठीक है ना, 3 सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, स्मॉलर, मीडियम, लार्जर, ठीक है ना। अब आप मेरे को बताओ तो न्यूक्लियस का अपने सेल के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल किस सिचुएशन में है, ठीक है ना। नंबर 1 सिचुएशन में है, नंबर 2 सिचुएशन में है, या नंबर 3 सिचुएशन में है। सबसे ज्यादा कंट्रोल न्यूक्लियस का अपने साइटोप्लाज्म के ऊपर कहां पर है, ठीक है ना। आप कहोगे 1 के ऊपर है, या कुछ कहेंगे 2 के ऊपर है, या कुछ कहेंगे 3 के ऊपर है। द राइट आंसर इज 1 के ऊपर है, ठीक है ना। जो नंबर 1 सेल है उसका जो न्यूक्लियस है, उसका जो न्यूक्लियस है वो अपने सेल को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल में कर पाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के नजदीक है साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, और पूरे का पूरा सेल का स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? डीएनए। डीएनए की जो भी इंफॉर्मेशन होगी सारी ऑर्गेनेलीज उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगी, ठीक है ना, और नए नए प्रोटीन, हार्मोन्स एंड एंजाइम प्रोड्यूस करवा पाएंगी, ठीक है ना। नंबर 2, अब यहाँ पर जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ेगा सेल ऑर्गेनेलीज भी ज्यादा दूर दूर होती जाएंगी न्यूक्लियस से। जितनी दूर सेल ऑर्गेनेलीज होती जाएंगी उतना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए न्यूक्लियस को एक्सेस करना, ठीक है ना। न्यूक्लियस को एक्सेस करना, एक्सेस करने का मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करना, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके एंजाइम, प्रोटीन एंड हार्मोन्स बनाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे साइज और बड़ा होता है, अब सेल ऑर्गेनेलीज और भी ज्यादा फार अवे हो गई है एक दूसरे के साथ, अब न्यूक्लियस को रीच करना उनके लिए और भी डिफिकल्ट है। तो बेटा सरफेस टू वॉल्यूम रेशो, ठीक है ना, सरफेस टू वॉल्यूम रेशो क्या है यहाँ पर? सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। नंबर 1 कंडीशन में सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इज मैक्सिमम, ठीक है ना। कैसे मैक्सिमम है? कि जो सेल की सरफेस है और जो उसका वॉल्यूम है, ठीक है ना, जो उसका वॉल्यूम है वो सेम है। और यहाँ पर सेल की सरफेस इंक्रीज हो रही है, न्यूक्लियस से दूर हो रहा है, और सेल की सरफेस और इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे सेल की सरफेस वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज होती जाएगी न्यूक्लियस का कंट्रोल सेल के ऊपर से कम होता जाएगा। आप कह लो कि जैसे जैसे सेल का ये पैरामीटर जो है, ठीक है ना, सेल का साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का कंट्रोल कम होता जाएगा। और इस कंडीशन में, ये नंबर 3 जो कंडीशन है, इस कंडीशन में अब न्यूक्लियस के पास कोई चारा नहीं है सिवाय क्या करने के? डिवाइड करने के। अब ये सेल डिवाइड होगा टू फॉर्म 2 स्मॉलर सेल्स, ठीक है ना, जो कि ज्यादा फंक्शनली एक्टिव होंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनका न्यूक्लियस टू सरफेस वॉल्यूम रेशियो जो है वो इक्वल है, ठीक है ना। इस कंडीशन में ये जो, अच्छा, सबसे ज्यादा फंक्शनल सेल कौन सा है? 1, 2 और 3। सबसे ज्यादा एंजाइम, प्रोटीन एंड हॉर्मोन्स कौन प्रोड्यूस करवा रहा है? नंबर 1 वाले करवाएगा। क्यों? क्योंकि डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेसिबल है, जो ऑर्गेनेलीज है वो इजीली एक्सेस कर सकती है इंफॉर्मेशन को, ठीक है ना। नंबर 2 वाला थोड़ा कम फंक्शनल है, नंबर 3 वाला सबसे लीस्ट फंक्शनल है। तो नंबर 3 वाला क्या करता है? फिर डिवाइड करता है। तो समझ लेना बेटा, जैसे जैसे सरफेस वॉल्यूम रेशियो जो है, सरफेस वॉल्यूम रेशियो जो है वो इंक्रीज करेगी, वो इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। उस टाइम पर ये जो सेल है ये सबसे ज्यादा काम कर रहा है। अच्छा, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो निकालते कैसे? चलो एक चीज समझाता हूँ मैं आपको, है ना, आप कंफ्यूज ना होना। लेट्स सपोज के सरफेस एरिया जो है वो 1 मानकर चलते हैं हम, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी 1 मानकर चलते हैं, ठीक है ना, आंसर आएगा 1, ठीक है ना। यहाँ पर, यहाँ पर हम जो सरफेस मान के चल रहे हैं, लेट्स सपोज हम मान के चल रहे हैं 4, ठीक है ना, और वॉल्यूम मान के चल रहे हैं 2, ठीक है ना, आंसर 2 आएगा। अब यहाँ पर सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या हुई है? सरफेस वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज होगी ना, ठीक है ना। सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। और उसी तरह से लेट्स सपोज यहाँ मानकर चल रहे हैं हम लोग, यहाँ पर मान के चलते हैं 10 है, ठीक है ना, और वॉल्यूम जो है दैट इज 7। तो ये रहा। तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो जैसे जैसे कम होती जाती है, जस्ट गिव मी सेकंड,
ओके बेटा, तो जैसे जैसे सरफेस वॉल्यूम रेशो चेंज होती जाएगी, जैसे जैसे सरफेस वॉल्यूम रेशो जो है वो चेंज होती जाएगी, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा सेल का और न्यूक्लियस का कंट्रोल उसके ऊपर से कम होता जाएगा, उस टाइम पर जो सेल है वो डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो ये कंडीशन आपने याद में रखनी है हमेशा। ओके, नेक्स्ट चीज करते हैं हम लोग, द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन डिफरेंसेस के ऊपर बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। और ऑलवेज रिमेंबर, जो अभी आपके मिड टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है ना, जस्ट प्रैक्टिस द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन सब्जेक्टिव जो हैं उनको प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। ठीक है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा एग्जाम्स के अंदर। ठीक है ना, ओके। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस क्या है? प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है ना, न्यूक्लियस जो है वो टुवर्ड्स द पेरिफेरी होता है प्लांट सेल का, और एनिमल सेल का न्यूक्लियस सेंटर में होता है। सेंट्रोसोम्स जो होते हैं प्लांट सेल्स के पास एब्सेंट होते हैं। अब सेंट्रोसोम का जो फंक्शन होता है बेटा वो सेल डिवीजन में होता है। ठीक है ना, डिटेल में करवा दूंगा आपको मैं थर्ड चैप्टर के अंदर, सेल साइकिल एंड डिवीजन के अंदर। ठीक है ना, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि सेंट्रोसोम का फंक्शन सेल डिवीजन के अंदर होता है, और प्लांट सेल्स के पास सेंट्रोसोम जो कि एक सेल ऑर्गेनली है नहीं होते हैं। ठीक है ना, और एनिमल सेल्स के पास सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट थिंग आ गई बेटा हमारे पास के जो प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड्स यानी कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स के पास प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट फंजाई, फंजाई के पास नहीं है, और एनिमल्स के पास भी प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्फेरिकल या फिर ओवल होगा शेप के अंदर प्लांट्स का। ठीक है ना, और एनिमल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप है वो ट्यूबुलर होती है। ठीक है ना, सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। प्लांट सेल के पास एक ही सेंट्रल वैक्यूल होती है, बड़ी होती है काफी साइज में। एनिमल्स के पास काफी सारी वैक्यूल्स होती हैं जो कि साइज में छोटी होती हैं। ठीक है ना, साइट वैक्यूल्स का क्या फंक्शन होता है वो आगे डिटेल आएगी सारी, अभी के लिए इतना कर रहे हैं बेटा, सिर्फ डिफरेंस देख रहे हैं हम। साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन यूजुअली डिवाइड्स बाय सेल प्लेट मेथड। अब ये सेल प्लेट मेथड और क्लीवेज मेथड, ये दोनों जो मेथड हैं ये मैं आपको करवाऊंगा सेल साइकिल एंड डिवीजन के अंदर। सेल डिवीजन जो थर्ड चैप्टर है, अभी के लिए समझ लो प्लांट सेल के अंदर मैंने आपसे कहा था ना कि सेल डिवीजन के अंदर सेंट्रोसोम्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेल को डिवाइड करवाने के लिए, लेकिन प्लांट्स के पास सेंट्रोसोम्स होते ही नहीं है। ठीक है ना, तो प्लांट्स जो हैं वो सेल प्लेट मेथड की हेल्प के साथ डिवाइड करते हैं, और एनिमल्स जो हैं वो फ्यूरिंग और क्लीवेज मेथड्स की हेल्प के साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद प्लांट सेल्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑल द अमाइनो एसिड्स, कोएंजाइम एंड विटामिन्स। प्लांट सेल्स जो हैं वो सभी अमाइनो एसिड्स बना लेते हैं, सभी एंजाइम्स बना लेते हैं, सभी विटामिन्स खुद ब खुद बना लेते हैं। लेकिन एनिमल सेल्स जो हैं वो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स खुद नहीं बना सकते। हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं बेटा, असेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। जो असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, और जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है। ठीक है ना, तो एनिमल सेल्स के पास अमाइनो एसिड्स खुद ब खुद नहीं बनते, कोएंजाइम्स एंड विटामिन्स भी एनिमल सेल्स खुद ब खुद नहीं बना पाता सारे। ठीक है ना, मोस्टली बना लेता है लेकिन सारे के सारे नहीं बना पाता। ऑन द अदर हैंड प्लांट सेल जो होते हैं वो सारे अमाइनो एसिड्स, एंजाइम्स एंड विटामिन्स खुद ही बना लेते हैं। ठीक है ना, प्लांट सेल के पास कोई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती है। ठीक है ना, लेकिन एनिमल सेल के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है ताकि एक्सेसिव वाटर को बाहर पंप किया जा सके। ठीक है ना, उसके बाद आता है बेटा हमारे पास स्पिंडल फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज एनेस्ट्रल। ठीक है ना, अब ये सेल डिवीजन के टाइम पर अगेन थर्ड चैप्टर में ही डिटेलिंग होगी इसकी। अनेस्ट्रल स्पिंडल कौन से होते हैं और एम्फीएस्ट्रल स्पिंडल्स कौन से होते हैं। ठीक है ना, ये मैं आपको डिटेल बेटा तभी करवाऊंगा क्योंकि तभी समझ में आएगा, इसकी डिटेलिंग काफी है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि प्लांट्स के पास जो स्पिंडल फॉर्मेशन होती है वो अनेस्ट्रल होती है, और एनिमल्स के पास जो स्पिंडल फॉर्मेशन होती है वो एम्फीएस्ट्रल होती है। लाइजोसोम्स कम होते हैं प्लांट्स के पास, और एनिमल्स के पास लाइसोसोम्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा जी, अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस।
ठीक है जी, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आज के लेक्चर में, देन फील फ्री टू कांटेक्ट मी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।